दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जिन्हें हम भुलाने के लिए किसी न किसी तरह का एस्केपिज्म यूज़ करते हैं। कोई अपना पैशन फॉलो करता है तो कोई अपनी फैंटेसी। पर अगर किसी का पैशन ही फैंटेसी रिलेटेड डांस हो, जो लोगों को रियल लाइफ की परेशानियों से थोड़ी दूर ले जाकर राहत की सांस दे, तो क्या होता है, इसे हम आज की फिल्म में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म के बाकी 2 भाग नहीं देखे हैं तो हम बता दें कि माइक, जो कि एक एक्स स्ट्रिपर है और जिसका एक फर्नीचर का बिजनेस था, पर पेंडेमिक की वजह से उसका वो काम बंद हो गया। अब वो मियामी में एक कैटरिंग कंपनी के लिए बार टेंडर का काम करता है। मैक्सेंड्रा के फंड रेजिंग इवेंट में एक दिन माइक मैक्स से मिलता है। किम, जो कि मैक्स का मैनेजर है, माइक को देखते ही पहचान लेता है कि माइक तो एक स्ट्रिपर है। जब मैक्स को ये पता चलता है तो वो लैप डांस के लिए माइक से पूछती है। माइक उसे बताता है कि वो तो 40 साल का हो चुका है और अब तो रिटायर भी हो गया है, लेकिन मैक्स उसे पुश करती है, जिसकी वजह से वो मान जाता है और मैक्स को अपने लैप डांस से इतना एंटरटेन करता है कि वो दोनों खुद को एक दूसरे के करीब आने से नहीं रोक पाते। मैक्स ने माइक को लैप डांस के लिए फोर्स किया था, जिसकी वजह से माइक ने उससे $6000 की मांग की थी। पर आज सुबह जब वो पैसे दे रही है तो माइक मना कर देता है, जिस पे मैक्स माइक को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहती है। माइक के पास भी यहाँ कुछ ज्यादा करने को नहीं होता है, इसीलिए वो मैक्स के साथ लंदन जाने को तैयार हो जाता है। लंदन में मैक्स के पास एक रटीगन थिएटर है, जो कि उसे डिवोर्स के सेटलमेंट के तौर पर उसके एक्स हस्बैंड रोजर ने दिया है। मैक्स उस थिएटर में चल रहे करंट थिएटिकल प्रोडक्शन इसाबेल असांडे को 1 महीने के लिए रोककर माइक को एक स्पेशल डांस प्रोडक्शन कोरियोग्राफ करने को कहती है। मैक्स माइक से इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही एक्साइटेडली और पैशनेटली बात करती है, पर उसकी बेटी जेडी को माइक पे कोई खास भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वो कहती है कि उसकी माँ हर साल अपने आप को री इन्वेंट करने के तरीके ढूंढ लाती है। अब माइक के शो के लिए ऑडिशंस होने चालू हो गए हैं ताकि अच्छे डांसर्स ढूंढे जा सकें। तभी वहाँ इसाबेल असांडे की एक्ट्रेस आती है, जो कि ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहती है, जिस पे मैक्स को अपने शो के लिए एक नया आइडिया मिल जाता है कि कैसे वो लोग शो को नए तरह से ओरिजिनल कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो लोग उस एक्ट्रेस को कास्ट कर लेते हैं। मैक्स माइक को अपने लंदन के दोस्तों के साथ डिनर पर लेकर आई है, पर माइक उन लोगों के बीच बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि वो तो मैक्स को पसंद करने लग गया है। पर उसे ये नहीं लगता कि मैक्स भी उसे पसंद करती है। उसे तो लगता है कि वो सिर्फ अपने काम के लिए उसे लंदन लेकर आई है, जिसकी वजह से वो वापस जाते टाइम कार में मैक्स को अपने पास आने से रोक देता है। मैक्स को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अगले दिन उसकी कोरियोग्राफी में नुक्स निकालती है। अब मैक्स और माइक ऑडियंस को रियल टाइम फैंटेसी फील देने के लिए स्टेज को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो उसमें टेम्पररी एक्सटेंशंस बना देते हैं। पर ये देखकर उन पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग को बिना प्रियर अप्रूवल के चेंज करने के लिए सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर सैंक्शंस लगाने की धमकी देते हैं। अब उन्हें थिएटर को रीओपन करने और वहां काम करने की परमिशन चाहिए थी, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि कहां से लाई जाए। पर फिर वो लोग उस बोर्ड की मेंबर एडना, जो कि एकदम सीधी सादी और लोनली लाइफ जीती है, उसे इम्प्रेस करके अपना काम समझाने और परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो एडना जिस बस में आना जाना करती थी, उसी बस में 10 लड़कों को भेज देते हैं, जो उसे अपने फ्लर्टी डांस मूव से इम्प्रेस कर लेते हैं और आखिरकार उन्हें परमिशन मिल ही जाती है। अब इन्हें परमिशन मिल चुकी है और ये लोग डांस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पर तभी मैक्स और माइक के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि मैक्स चाहती है कि शो का एंड माइक करे, वो भी स्टेज पे डांस करे और साथ ही साथ स्ट्रिपिंग भी करे। वो चाहती है कि माइक के साथ
पहली बार उसे जैसा फील हुआ था उसी तरह की फीलिंग वो हर उस औरत को दे सके जो कि अकेली है और फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, ताकि वो लोग इस फैंटेसी फीलिंग से खुद को लिबरेटेड फील कर सकें। वो चाहती है कि औरतें भी अपनी फैंटेसी को एक्सप्लोर कर सकें। और इस बार शो बंद करवाने वाला मैक्स का एक्स हस्बैंड रोजर था, जो मैक्स से कहता है कि उसे ये थिएटर डिवोर्स सेटलमेंट में इसी शर्त पे मिला है ताकि वो रोजर की फैमिली को किसी तरह भी बदनाम ना करे, और इस तरह के फैंटेसी डांस की वजह से उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी होगी। अब मैक्स शो को कंटिन्यू करने की उम्मीद ही छोड़ देती है, इसीलिए वो माइक को वापस यूएसए चले जाने को कहती है, पर उसकी बेटी जेडी और माइक उसका थिएटर और शो रीओपन करने में उसकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए वो सीक्रेटली प्लानिंग करते हैं। जेडी अपनी माँ के कॉन्टैक्ट्स यूज करके उनसे शो की परमिशन ले लेती है और जनरल पब्लिक के लिए ना सही पर इनवाइटेड लोगों के लिए ये शो जरूर देखा जा सकेगा। और एक संडे की शाम को जेडी और विक्टर किसी तरह बहाने से मैक्स को उस शो में ले जाती हैं जिस शो को मैक्स ने बंद कर दिया था। उस शो में रोजर को भी इनवाइट किया गया है। शो की शुरुआत इसाबेल एसांडे एक्ट से होती है, जिसमें लीड कैरेक्टर के पास सिर्फ 2 लाइफ चॉइसेस थी कि या तो वो पैसों के लिए किसी अमीर आदमी से शादी कर ले या फिर प्यार के लिए किसी गरीब आदमी से शादी करे। जिसके साथ ही रियल परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, जिसमें इसाबेल के साथ खड़े लड़के अपने फॉर्मल कपड़े स्ट्रिप करते हुए डांस करना स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक उन्हें बाकी डांसर्स भी ज्वाइन करते हैं। पूरे शो में एक से बढ़कर एक सेक्सी डांस हो रहे होते हैं और अब उस पूरे शो का सबसे सेक्सी और एडल्ट डांस होना था, इसीलिए माइक मेक श्योर करता है कि रोजर जेडी को उस शो से बाहर ले जाए। ऑडियंस में से 3 लोगों को लैप डांस से एंटरटेन किया जा रहा था और माइक मैक्स के साथ के अपने लैप डांस के मोमेंट को रिक्रिएट करता है और शो बहुत ही अच्छा जाता है। माइक शो खत्म करने के बाद मैक्स को ही ढूंढ रहा होता है। वो उससे अपने दिल की बात कहता है कि वो उससे प्यार करता है। उन दोनों में किस होती है और ये मूवी इस मैसेज के साथ यहीं पर एंड हो जाती है कि डांस और फैंटेसी एक आर्ट है जो कि लोगों को फ्रीडम देते हैं, लिबरेशन देते हैं और किसी में कोई फर्क नहीं रखते। ये नहीं देखते कि उसे एंजॉय करने वाले किस रेस और किस जेंडर के हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।